बुलवा लो लोगों, 6 लोगों को बुलवा लो। अब कुछ नहीं, अब ये बोल रहे शुरू हो गया, अब आप बैठो, बाकी बातें कल। 6 लोगों को बुला लो, बाकी बातें कल, आज कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं कहेंगे सर, हो गया, आप बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। 2 लाइनों के साथ ही शुरू करना चाहूंगा। गुरुजी आप तो चुप रहो कि उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे, ना देख घर अंधेरा देख, तू आकाश के तारे ना देख। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है, फिर चश्मा दान करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी 3-4 दिन का गतिरोध रहा, और गतिरोध जब मैं सोच रहा था कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। कारण था बजट। बजट में ऐसा कुछ था नहीं कि जो जनता के बीच में उसको लेके जाया जाए। और ये मुख्यमंत्री जी भी जान रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से बजट का व्यय भी जनता के बीच में नहीं है, और पूरा बजट जो है जनता सारा समझ गई कि इसके अंदर कुछ है नहीं। मैंने भी कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये गतिरोध तोड़ दे, तब तक मुख्यमंत्री जी तो भले आदमी, अच्छे आदमी है। मेरी भी बात हुई, फिर मेरे को पता चला कि मुख्यमंत्री पे तो दबाव मंत्रियों का है कि सब ऐसे ही चलने दो ताकि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। ये स्थिति थी, तो ये हकीकत थी। बीच में एक बात हो रहा है कि भाई दलित को दबाया जा रहा है, दलित को दबाया जा रहा है। तो मैंने कहा, मैंने अंदाजा लगाया, पिछली बार की बात सुनो। ये बेडम साहब हमारे पड़ोसी हैं, ये बेडम साहब एकदम मेरे पड़ोसी हैं, इनकी रिश्तेदारी भी अलवर में। इन्होंने ये बात पिछली बार जब हमने कहा कि किरोड़ी जी का फोन टेप हो रहा है, हम यहां पे हंगामा कर रहे थे, तो ये इनको पता था कि आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, तो इन्होंने यहां हम कह रहे सरकार से जवाब दिलवाओ, तो जोगाराम जी और ये दोनों बतला लिए कि यहां तो जवाब अपने को देना ही नहीं है, बाहर जाके जवाब दे के आए मीडिया में, वही जवाब यहां दे देते तो क्यों तो हम 7 घंटे यहां नारे लगाते और क्यों हमारा स्पीच नहीं बोलते। तो ये मुख्य कारण ये है कि सरकार नहीं चाहती थी कि उस दिन बेडम साहब जो वक्तव्य सदन पे दे, वही बात आपने अगले दिन कह दी। अगले दिन भी तो कही यहीं पे, उसी दिन कह देते तो मेरा भी भाषण हो जाता। तो बात ये है। और दलित की बात कर रहे हो आप, पहली बार 75 साल में दलित नेता प्रतिपक्ष बना है, पहली बार, और वो भी हमारी कांग्रेस नहीं बनाए। आपने तो 75 साल में एक बार भी नहीं बनाया। और सुनिए, हमारी सरकार ने तो दलित मुख्यमंत्री भी बनाया है, आप लोगों ने आज तक नहीं बनाया। और बीच में हटा दिया गया। और आज भी आपकी 21 राज्यों के अंदर सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश सारे मिला के, लेकिन आप बता दीजिए एक भी दलित को बनाया क्या? हमारे एक दलित हमारे बेचारे डिप्टी सीएम बैरवा जी को बनाया, उनको बनाया, जिसे ना बनाए दूध और खत्म कर दिया, जो बनी थी वो और बिगाड़ दिया आपने। जितना डिप्टी सीएम से लाभ नहीं हुआ, मैं दूधू गया था बीच में, जिस दिन धरना था तो मैं दूधू गया साहब, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि हमारे डिप्टी सीएम साहब को डिप्टी सीएम बनने का जो फायदा मिला ना, उससे कहीं ज्यादा दूधू को खत्म करके उनका आपने वहां नुकसान कर दिया क्षेत्र के अंदर। दूधू में दूधू के लोग थे ही नहीं, वहां पे केवल बाहर के लोग गए हुए थे। हमारी पिछली सरकार थी ना, तो मुख्यमंत्री जी 4 दलित कैबिनेट मंत्री थे, 5 आदिवासी मंत्री थे। लेकिन आपने तो
मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी भी कह रहा हूं, यादव एक भी नहीं बनाया आपने। ऐसे क्यों करते हो आप लोग? हमारे महाराज जी, अभी महाराज जी को, डॉक्टर साहब को तो सही कहिए ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये बेडम साहब मेरे से ये भी कह रहे थे कि यार ये भी कह देना आज ये बोलो तो कि एक गुजर कैबिनेट तो बना दे, मेरे को भी गृह राज्य बना रखो है, स्टेट ही बना रखो है, और स्टेट भी ऐसा जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं। ये ऐसा तो मत करो मुख्यमंत्री जी। भरतपुर को होके भरतपुर वालों का ध्यान नहीं रख रहे। मैं समझता हूं पड़ोसी को सबसे ज्यादा नुकसान है, या तो गुरुजी अलवर में नुकसान है या भरतपुर में नुकसान है। तो इस पे मैं समझता हूं आप जरूर ध्यान देंगे। अभी एक वाक्य आया लोकसभा के अंदर, आपके गृह मंत्री ने कहा कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया, ये नहीं बनना चाहिए। तो मैं आपको तो वो बात अच्छी लगी होगी, लेकिन दलितों को, हमारा एक ही दलित है इन यूनियन गवर्नमेंट। यू डोंट इवन ए दलित मिनिस्ट्री इन योर टॉप मिनिस्ट्रीज। मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल फ्रॉम राजस्थान इज ए दलित, but he is not even a cabinet minister. This is your liking about Dalits. ये बताती है कि आप लोगों की भारत सरकार में कोई टॉप मिनिस्ट्री में दलित नहीं है। You have BJP ruling governments in 21 state and UTs, but you don't have a single Dalit chief minister about Dalits. ये बात आपको सोचनी पड़ेगी कि ये ऐसा सब क्यों हो रहा है। हमारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित है, खड़गे जी हमारी पार्टी के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं। तो आपके बीजेपी में भी मेरे को पता चला चुनाव चल रहे हैं। जोगाराम जी आप बात कर रहे हैं, देखो सर, संसदीय मंत्री बात कर रहे हैं आपस में। तो बीजेपी एक महान महिला को बैठाया, उसके संबंध में आपके नेताओं ने क्या टिप्पणी की, बेचारी वगैरह जो भी है। एक अब उड़ीसा में कौन मुख्यमंत्री है, कृपया वो भी याद कर लें। वो तो इनके रिलेटिव बताए अपने यहाँ के। मैं आपको 12 मिनट हो गए, 13 मिनट हो गए, आप तैयारी करके आए बजट की, लेकिन बजट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। चिंता मत करो आप तो ये सोचो कि मैं बजट पे कम से कम बोलूं, जितना कम इस बजट पे बोलूंगा ना। करवाई हुए मेरे खिलाफ कि खड़गे जी नहीं रहे, भगवान करे 200 साल जिए हुए, परंतु इन्होंने उनका क्या हाल किया है। एफआईआर के मुताबिक वो इस धरती पर नहीं है, ऐसा कांग्रेस ने कहा है। मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज है 302 में। माननीय मंत्री जी, मैं सभी से अपील करूंगा, मैं एक सेकंड, मैं सभी से अपील करूंगा। और नेता प्रतिपक्ष जब बोले तो बीच में इंटरव्यू नहीं हो, ये क्या मजाक बना रखा भैया आप सब लोगों ने? मेहरबानी करके आप प्रतिपक्ष को सुने, उसके बाद हम नेता पक्ष को सुनेंगे। माननीय सदस्य, परंपरा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया आप निर्देश फरमाएं। माननीय सदस्य, इनको मैं पूरे सदन से आग्रह करूंगा या निर्देश दूंगा, उसे कुछ भी माने, कि वह सदन के विपक्ष के नेता को शांतिपूर्वक सुने। इनसे भी अपील करूंगा कि अपना भाषण केवल बजट तक सीमित रखें, बाकी भाषण होते रहेंगे। इसके लिए बहुत समय आएगा, आज तो समय भी कम है, इसलिए आप जल्दी बजट पे रखें। तो नरेगा के बाकी है, जिसमें आप कह रहे थे कि नरेगा में आपने काम कराए थे। 3500 करोड़ स्टेट के अंदर बाकी है नरेगा के, और संख्या भी नरेगा के अंदर 50% रह गई लोगों के काम करने की। तो मुख्यमंत्री जी ऐसा तो मत करो, सरपंचों का भला करो। किस्तें 6-6 महीने लेट जा रही हैं, एक बात भी रिकॉर्ड के बिना नहीं बोल रहा हूं मैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये सारे एमएलए साहिबान बैठे, ये एमएलए तो शायद नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा पहली बार एमएलए लेड का बजट भी 6-6 महीने के अंदर आ रहा है, जो कि सबसे पहले आ जाता था। एएसएफए जारी हो गई, उसके बावजूद एमएलए लेड का बजट देने के पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं, पैसे उड़ रहे हैं। अब वो कहां उड़ रहे हैं? और ये अब ये जो पीछे से बोलते हैं ना कि आपकी सरकार, वो पहले 2 बजट तक तो ठीक था।
अब 1.25 साल से ज्यादा होगी, अब तो आपकी सरकार होगी। अब कब तक ये तीसरा हिसाब का 33% तो पूरा हो गया, थोड़े दिन में 2 हिस्से पूरे और राज आया। और आप पिछली बार गुस्सा हो गए, आप यहां पे भाषण देते देते आपने कहा मैं सूद समेत चुकाऊंगा, सूद समेत चुकाऊंगा, किसी का रखूंगा नहीं। तो ये तो ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, ये सूद इतना हो जाएगा राजस्थान पे, 1 लाख तो हर आदमी पर अभी पहुंच गया, और अब 4 साल में तो इसको ऐसे पूछा जाओगे हमारा राज आएगा तो चुकाना ही बड़ा मुश्किल होगा, हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। और 24-25 की एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है, अभी तो एसएफसी की पूरी किस्त बाकी है। यह बात मैं कहना चाहूंगा। युवा संबल योजना, आप भत्ते नहीं दे रहे उनके बेरोजगारों के, 867 करोड़ रुपए उनका खर्च करना था, आपने 448 करोड़ रुपए खर्च किए। सिंचाई का बजट 5804 करोड़ रुपए का था और आपने 2816 करोड़ रुपए खर्च किए। राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जिसके लिए हमारे बच्चे विदेश के अंदर जो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं उनको भीख मांगनी पड़ी। आपके बजट के अंदर 225 करोड़ थे, लेकिन आपने मात्र 81 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वो पैसे उनको मिल जाते तो हमारे भारत देश के लोगों को, हमारे राजस्थान के लोगों को विदेश के अंदर भीख नहीं मांगनी पड़ती, हमारे उन युवा साथियों को। आपको नाम से तकलीफ थी, आपने नाम बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम बदलने के बाद में बजट तो जारी करो। ये बजट कौन देगा उनको? उन्होंने एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेट हो रहे हैं, बच्चों की स्थिति खराब हो रही है। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। फिर दूसरा, आपकी मेरे से तो नाराजगी हो सकती है, वैसे आप भले आदमी रखते नहीं, पर आपने जो मेरा जो स्टाफ है दिव्यांगजन, इनकी स्कूटी नहीं दी अब की बार, दिव्यांगजनों की स्कूटी नहीं दी। वो दिव्यांगजन जो स्कूटी मिलने के बाद में ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्कूटी नहीं, भगवान ने तो मुझे पैर नहीं दिए, आप लोगों ने पैर दे दिए। आपने उनकी स्कूटी इस बजट के अंदर, क्या इतना पैसा नहीं कि अब उनको स्कूटी दे सको? हमने 2 बार 5-5 हजार और उससे पहले 3000 स्कूटी हमने दी, तीनों बजट के अंदर लगातार। और आपने पिछले बजट में 5000 से शायद 3000 कर दिया उनको, और अब की बार 0 कर दिया। स्कूटी तो देनी चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है मेरे सभी दिव्यांग साथियों की तरफ से, स्पेशल अपील भी आप लोगों से कि दिव्यांगजनों की स्कूटी आप मत काटो, उनको स्कूटी दीजिए। अभी तो 45 साल की उम्र तक के लोगों को भी नहीं दे पाए हम, अभी जरूरत है उससे आगे बढ़ने की। हम ज्यादा देंगे तो 45 से बढ़ाकर फिर 35 साल, 45 साल, 60 साल तक हमें लोगों को स्कूटी देनी है, तो उन दिव्यांगजनों की स्कूटी जरूर दीजिए। ये गरीब का हक का पैसा मत काटो, बड़े बड़ों का काट दो, अमीर लोगों का, लेकिन गरीबों का, पेंशन का, स्कूटी का, नरेगा का, सरपंचों के बजट का ये पैसा कम कर रहे हो, किसानों का ये तो नहीं। इसकी तो मेरे आपसे निवेदन है। 8वें वेतन आयोग के लिए जो हमारे कर्मचारी है ना, वो बाट देख रहे हैं कि आपने अभी तक कमेटी नहीं बनाई। दिल्ली में तो कमेटी बना दी आपने, क्योंकि दिल्ली में चुनाव थे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में कमेटी बन गई, राजस्थान के कर्मचारी बाट देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ कमेटी बनानी है, पैसा तो जब आप दोगे जब दे देना, कमेटी तो आप बना दीजिए। कम से कम कर्मचारियों का इतना तो आप ध्यान रखें, ये निवेदन मैं करना चाहूंगा। और 2 लाइनें कह देता हूं कि विरासत में मिली है वफादारी, तभी तो फितरत में मक्कारी नहीं है। खुदा ने रोशन रखा है चेहरा हमारा, क्योंकि हमें जलने की बीमारी नहीं है, हमें जलने की बीमारी नहीं है। आपने, मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि राजस्थान के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाएंगे। आपने टास्क फोर्स बना दी, लेकिन अक्टूबर 24 में ही बना दी थी। आज तक आपको इतना समय नहीं मिला कि उसकी आप एक मीटिंग तो कर लें, क्योंकि आपको दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है। मैं समझता हूं इनकी मीटिंग तो आप कब करेंगे? आपने, वित्त मंत्री जी ने कहा था कि पिछले सरकार में जो कमियां रह गई थी वो हम सही करेंगे, तो मेरे को तो लगता नहीं कि आपने हमारे प्रबंधन की तो इतनी यहां पे कमियां गिनाई
और आपका वित्तीय प्रबंधन तो एकदम फेल हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कर्ज लेकर घी पी रहे हो आप लोग। कर्ज लेकर घी पीने वाली बात जो है, मुझे खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि मेरे जो जो क्वेश्चन है उन्हीं पे जवाब दिया जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप जैसे और हमारी वित्त मंत्री हैं तो निश्चित तौर पर आप इस चीज का फायदा हमें मिलेगा। अब आप आ जाइए कर्जे के अंदर। 19-20 के अंदर हमने कर्जा लिया जब हमारी सरकार आई 41,328 करोड़ रुपए। 20-21 में जब कोरोना था, कोरोना के समय सारी जो छूट दे दी गई, वित्तीय प्रबंधन सब फेल हो गए, उस समय हमने कर्जा लिया 57,798 करोड़ रुपए। उसके बाद अगले साल हमने उसको घटाना शुरू किया। 21-22 में हमने लिया 52,346 करोड़ और 22-23 के अंदर हमने और कम किया उसको, हमने कर्जा लिया 42,728 करोड़। अब आपकी सरकार आ गई। 24-25 में तो आपने ले लिया 70,000 करोड़ और 25-26 में आपने अनुमान दे दिया 84,645 करोड़। ये स्थिति कर्जे की है और इससे क्योंकि हमारी लगभग 8 करोड़ की आबादी है तो हर एक राजस्थानी के सर पे आपने 1 लाख रुपए का कर्जा मान दिया है। अब आप कह रहे हो हमारी प्लानिंग, आपका वित्तीय प्रबंधन 2024-25 के लिए आपने अनुमान लगाया है कि स्टेट जीडीपी जो है 35.97% ही कर्ज होगा, पर रिवाइज आरई के अंदर आपको ये बढ़ के 37.65% निकल के आ गया। यानी अब जो एफआरबीएम की जो लिमिट है आखिरी 38.20 उस पे भी आप पहुंच गए हैं। अब लिमिट क्रॉस करने वाले हैं। स्थिति क्या होगी मुख्यमंत्री जी, ये आप जरूर इस बात को समझें। एक शेर पढ़ना चाहूंगा, ये कर्ज तो मेरा है चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है और नीर बहाएगा कोई और, या फिर यूं ही दी जाएगी उजरत पे गवाही, क्या तेरी सजा अब के भी पाएगा कोई और कि पाएगा कोई और। ये बात मैं कहना चाहूंगा। आपने राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी बात की। 35 लाख करोड़ के एमओयू हो गए हैं। जो राजस्थान की जो आज की जीडीपी है ना, उसके दुगने से भी ज्यादा के हैं ये एमओयू। मैं तो चाहूंगा कि वो धरातल पे आए, पर मेरा एक विपक्ष के नेता के होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है ये बात मैं आपकी जानकारी में भी लेके आऊं और प्रदेश की जनता की जानकारी में भी लेके आऊं। ये बात आप समझें। और ये स्थिति वही होगी जो लॉकडाउन में मोदी जी ने एक बार एक पैकेज दिया था 20 लाख करोड़ का। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पूरे देश के अंदर, किसी को भी वो एक भी रुपया नहीं मिला। कहां आया कहां गया, ऐसी स्थिति चलेगी। अब मैं बार बार पता नहीं क्यों जो है मैं आपके भरतपुर में ही चला जाता हूं, क्योंकि सारा जो है उदाहरण देने के लिए ठीक रहता है, इसलिए आप बुरा मत मानना। अगली बार आप कहेंगे तो मैं जिला चेंज कर दूंगा। चुल्ली साहब, आज मामला जम नहीं रहा है। क्योंकि राइजिंग राजस्थान के अंदर वैसे तो ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं कि एक पक्ष का तो एमओयू है, दूसरे के साइन ही नहीं है। ऐसे ऐसे एमओयू हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 100 करोड़ की है, एमओयू 1 लाख करोड़ के कर रहे हैं। इनकी भी जरा छटनी करवा लेना। सबसे अहम बात कि जिस होटल के अंदर भरतपुर में ये समिट हुई थी, द ग्रांड बरसो होटल है भरतपुर के अंदर, जहां पे आपने ये समिट आयोजित की थी, उसका भी आपने एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का।
यानी होटल तो बन गया, आप मीटिंग कर रहे हो और उसी का एमओयू कर दिया 30 करोड़ रुपए का। जिंदल हॉस्पिटल भरतपुर, उसका 80 करोड़ रुपए का एमओयू कर दिया, वो भी 6 महीने से काम चल रहा है गुरुजी। सैनी होटल और रिसोर्ट भरतपुर, 20 करोड़ का एमओयू किया गया है, होटल का काम 50% पूरा हो चुका है। भरतपुर में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है 300 करोड़ रुपए का, जसवंत सिंह भदौरिया यूनिवर्सिटी का। इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग ही पूरी बन चुकी है, कंप्लीट बिल्डिंग बन चुकी है, फाइनल काम चल रहा है, एमओयू दिखा दिया। ऐसा तो कम से कम नहीं होना चाहिए। आपने फिल्म सिटी की घोषणा की, केसी बोकड़िया को जमीन भी आपने दिखा दी, राइजिंग राजस्थान में उसका काफी बखान भी आपने किया, लेकिन कुछ दिन पहले उनका दैनिक भास्कर के अंदर इंटरव्यू आया है, तो उन्होंने कहा है कि 6-7 महीने होने के बाद भी कोई काम नहीं बढ़ा है, फिल्म सिटी बस प्रचार तक सीमित रह गई है। यह हकीकत है। 20 जनवरी को मीडिया वालों ने हमारे संसदीय मंत्री जी से पूछा कि कितने एमओयू जमीन पे आ गए, तो उन्होंने बोला 25 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पे आ गए हैं। अगले ही दिन 2 दिन बाद के बिश्नोई जी मेरे तो मित्र हैं, उनसे मीडिया वालों ने पूछा, तो पहले तो बोले नहीं, इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन मीडिया वाले भी क्या छोड़ते नहीं। उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा 2,23,000 करोड़ के एमओयू जमीन पे आ चुके हैं। एक ही दिन में 23 लाख करोड़ के एमओयू गायब। ये स्थिति है। बजट के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा 1.5 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गए हैं। अब ये कुछ तो बताओ यार, सही कौन कह रहा है? 3 लोगों के बयान, तीनों ही अलग अलग, और ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं मुख्यमंत्री जी। जो एक आदमी बोलेगा वही बोलनी चाहिए, तो आगे से इनको जो प्रेस नोट आप दो वो इस हिसाब से दो कि अलग अलग नहीं बोल सके। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप भले आदमी हैं, मन भी आपका अच्छा है, तो ये जो हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आप एक व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं कर देते इस एमओयू पर? श्वेत पत्र जारी कर दें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि कितने के एमओयू है, कहां है। ये एमओयू सफल होने चाहिए, ये भी मैं चाहता हूं, लेकिन इस चीज का फायदा जो है ना, कुछ लोगों को ही हो रहा है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ये पूरे प्रदेश के हित की बात है कि कहीं कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करें। एक बात और कहना चाहूंगा, आप भरतपुर से आते हैं, आपके टारगेट भरतपुर नहीं है, बात को समझो। पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज को आरक्षण मिल गया, लेकिन भरतपुर और धौलपुर रह गया। इन जगह पे भी, दोनों ही जगह के जाट समाज को आरक्षण दिया जाए। आपके मुख्यमंत्री होते हुए नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। हमारी जब सरकार थी, माननीय विराजो, हमारी सरकार ने इसको लागू भी कर दिया था, लेकिन भारत सरकार ने इसको रोक दिया। अपने यहां की बात नहीं है जगत जी, तो वही तो कह रहा हूं। अब भारत सरकार से तो आप ही बात करोगे, ये डबल इंजन कब काम आएगा? कोई बातें करने के लिए है क्या? और आपके कैबिनेट मंत्री जो जलदाय मंत्री है, ये मिले भी थे और इन्होंने उनसे वादा भी किया था कि भजनलाल जी इस बात को लेकर गंभीर हैं, जल्दी
इसको कानूनी रूप से सकारात्मक लागू करेंगे। ये कोई बहस का विषय नहीं है, पर लागू होना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है। हमारे माननीय जो सदस्य जगत सिंह जी कह रहे थे, ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक बात, जो छात्र संघ चुनावों का मुद्दा है, यहां पे आप आसन पे विराज रहे हैं, आप आसन पे विराज रहे हैं, आप स्वयं छात्र संघ चुनावों से निकल के आए। अशोक गहलोत जी, हरीश चौधरी जी, मनीष यादव जी, मुकेश भाकर जी, विकास चौधरी जी, रामनिवास गावड़िया जी, कालीचरण सराफ जी, सिरचरण कृपलानी जी, राजेंद्र राठौड़ जी, रघु शर्मा जी, महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी, राजकुमार शर्मा जी, हनुमान बेनीवाल जी, महेंद्र चौधरी जी, अशोक लाहौटी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, ये सारे लोग जो है, बाबू सिंह राठौड़ जी, और भी काफी लोग हैं जो छात्र संघ चुनावों से निकल के आए हैं। तो आप उन बच्चों पे लाठियां बरसाना, उन पे मुकदमे लगाना, वो आप बंद कीजिए, ताकि और उन बच्चों को छात्र संघ चुनाव कराकर राजनीति जीवन के अंदर उनको आने का भी मौका दीजिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, अब जल जीवन मिशन पे आते हैं अपन। जल जीवन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया। मुख्यमंत्री जी, नो पंडित जी, अपन अलवर में लड़ लांगा नहीं, यहाँ की जरूरत है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, ये मंत्री, आप जो सत्ता आती जाती माया है, सदा नहीं रहनी, इसलिए सत्ता के अंदर भी आदमी सहनशील रहे तो अच्छा है। अब ये यहाँ बोलने की अनुमति नहीं है बीच में। माननीय मंत्री, कोई बात बैठे नहीं। जल जीवन मिशन जब भारत सरकार ने शुरू किया कि 2022 तक सब जगह घर घर नल लगेगा। इससे पहले भारत सरकार की जो योजनाएं थी वो 90-10 के रेशो के अंदर थी। 90% पैसा भारत सरकार से आता था और 10% पैसा राजस्थान सरकार देती थी। लेकिन भारत सरकार के निर्देश थे कि 45% पैसा भारत सरकार देगी, 45% पैसा राजस्थान सरकार देगी और 10% पैसा पब्लिक देगी। ये नियम बना के इन्होंने इसको लागू किया, क्योंकि और राज्यों के अंदर ये औसत जो आती है 300-400 रुपए आती है, लेकिन हमारे यहां मरुस्थल के अंदर जिस प्रकार की स्थिति है, एक एक कनेक्शन में 20 से 25 हजार रुपए तक भी इसकी जो लागत आ रही थी। हमने 90-10 की डिमांड की, आप लोगों ने नहीं माना। यहां बहुत अभियान चलाया आप लोगों के द्वारा कि जेजेएम के अंदर भ्रष्टाचार हो गया और काम नहीं हुआ और पता नहीं क्या क्या जो नहीं कहना था, आप लोगों ने कहा कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो पैसे आप लोग नहीं खर्च कर पा रहे। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं जो भारत सरकार ने जारी किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जो जल जीवन मिशन है, इसका बजट 70,163 करोड़ रुपए रखा था। और देश के अंदर जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, इसका तीसरा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाया। पूरी साल के अंदर 22,694 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इसका मतलब पूरे देश के अंदर ही जेजेएम की जो स्पीड है वो स्लो चल रही है। दूसरी बात, आपने अभी बहुत बात करी कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से बात कर इसको 2028 तक बढ़वा दिया है जेजेएम को। अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपको। पर ये जेजेएम सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बढ़ा है, ये पूरे देश के लिए ही बढ़ा है। तो जो ठीक रहा, आप हमारे सर फोड़ रहे हो ना, यहां काम नहीं हुआ, ये देश के अंदर ही काम नहीं हुआ। इसलिए जल जीवन मिशन अभियान पूरे देश के अंदर 2028 तक बढ़ाया गया है। घोटालों की बात कर लो, घोटालों की बात कर लो। अब यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अब 1.25 साल हो गए तो वो घोटाले खुलेंगे कब? हमारे समय में जेजेएम का जो काम हुआ,
हमारे जो इसके एसीएस थे आज वो सीएस है, राजस्थान के हैं, इनको तो सारा ही पता होगा डिपार्टमेंट में कहां कहां घोटाले हुए हैं। तो इससे बेटर कौन बता सकता है? जब हम लोग खुले मन से, चौधरी डडजा, खुले मन से जब हम कह रहे हैं कि आपको किसी अधिकारी दीर्घा में बैठे को नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता और उनको कोर्ट, वैसे मैंने नाम लिया नहीं है, इसको डिलीट करना नहीं, आपने मैंने नाम लिया नहीं है। सीएस और एचएस ये डिलीट करना पड़ेगा। नाम लिया नहीं है। तो आप ये घोटाले की अगर जांच कराना चाहें, भाई किनके? किसी भी राष्ट्रीय नेता का नाम न लें। इनको जैसे अभी आपको आपने किसी नाम पे आपत्ति थी, इनको भी है किसी राष्ट्रीय नेता का नाम न लें। वो ये तो पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब जब हमारे समय में अगर घोटाले हुए हैं तो जांच कराने में आप सक्षम हैं। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पंडित जी डट जा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ये चीज गलत है। देखो मैंने पहले भी कहा था, इस प्रकार से जब और सदस्य भी हंसी मजाक जितनी मैं सहन कर सकता हूं कोई सहन नहीं कर सकता है, इसलिए बड़ा मन रखो। आप मंत्री हो, मेरे अलवर के हो, इसलिए मैं ज्यादा आपका विशेष प्रेम रखता हूं आपसे इस चीज की। हाँ, लेकिन आपने सरकार आते ही आपने कहा हम 25 लाख घरों में कनेक्शन देंगे, तो दे देते तो किसने रोक दिया? हमने रोका क्या? 25 लाख कनेक्शन देने का आपने बजट में वादा किया और अभी भाषण में आप लोगों ने राज्यपाल महोदय से पढ़वाया कि 14 महीने में 11 लाख घरों में ही आप पानी पहुंचा पाए। और यही नहीं, भारत सरकार की वेबसाइट तो कह रही है कि आपने 8.5 लाख घरों में ही पानी पहुंचाया है। तो बजट में 25 लाख, अभी भाषण में 11 लाख और भारत सरकार की वेबसाइट कह रही है 8.5 लाख। तो पानी भी नहीं पहुंचा सकते आप लोग? क्या बात, ऐसा टोटल करने वालों की जरूरत है इस सरकार में। इसलिए जो 25 लाख का वादा था वो काम ढिला चल रहा है। तो इसमें आप कोई घोटाला हुआ तो जांच कराने की कोई बात रखते हैं? ये मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। इस 1 साल के अंदर जेजेएम के काम की स्पीड वो बहुत स्लो रही है। अध्यक्ष जी अभी तो 2 मिनट बच रही है मेरी, मेरे उधर नजर ही ना गई, आप पहले ही मेरे को इशारों कर रहा हो। इतना मैं देखा आदि और बोल जाऊंगा मैं। नहीं, अब थोड़ा वाइंड अप करिए। मैं कुछ जो बजट की घोषणा है आपकी, एक तो मैं ये आपके डिपार्टमेंट की कहना चाहूंगा। आपने सीआरएफ का पैसा है, भारत सरकार का पैसा है, जो भारत सरकार के बजट में है वो सैंक्शन हो गया, उसके टेंडर हो गए, सॉरी उसकी एएसएफएस दोनों जारी हो गई और आप उसको बजट में ले रहे हो। तो भाई वो कहां से आ गया? हमने लिया होगा, पर हमारी और आपके कोई अंतर तो होना चाहिए ना। फिर आपकी और हमारी सरकार में अंतर क्या हुआ? जो काम हम कर रहे थे वही आप कर रहे हो, तो फिर अंतर क्या हुआ? ये बात नहीं होनी चाहिए। कुछ तो अलग लेके आओ। आपकी सरकार आई, आपके घोषणा पत्र में है कि सरकार बनते ही सबसे पहले हम किसान को 12,000 सम्मान निधि देंगे। अभी 9,000 तक ही आप पहुंचे हो, 12,000 कब दोगे? घोषणा पत्र में तो उसी दिन का था। आपने काम बाजरे की एमएसपी पे खरीद करेंगे, और बाजरे की खरीद के लिए तो सुनो भाई सुनो, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है कि बाजरे की खरीद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब संगठन मंत्री थे तब आपने कई बार ट्वीट किए। आपने 13 अक्टूबर 2022 से लेकर 15 अक्टूबर 2022 के बीच में कई ट्वीट किए आपने। सीकर में, लक्ष्मणगढ़ में, खेतड़ी में, सिंघाना में, चूरू में बाजरे की एमएसपी खरीद के लिए। तो आप वो जैसे दिल्ली में सीएम बनते ही पुराने ट्वीट हटा रहे हैं ना, ये पुराने हटवा दो आप। ये आपके किए हुए आप ही नहीं कर पा रहे हो। आपके घोषणा पत्र में और आपके ट्वीट
आप बाजरे की खरीद नहीं करा पा रहे हो। आपने कहा कि हरियाणा के बराबर राजस्थान के डीजल पेट्रोल के रेट करेंगे, आप नहीं कर पा रहे हो। आज भी 10 रुपए का अंतर है दोनों ही जगह। और आपने भरतपुर में बांध बारोठा एक जगह, आपने बारेंडा, भरतपुर, गृह राज्य मंत्री भी विराज रहे हैं यहीं पे, आपने घोषणा करी वहां कि हम थाना खोलेंगे। भरतपुर में ही थाना ना खुलो अब तक, तो और कहीं कैसे पूरी होंगी घोषणाएं, ये मैं कहना चाहूंगा। आपने भरतपुर, बीकानेर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजों को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाना था, लेकिन सिर्फ इनका नाम बदला, कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार से आपने गेहूं को 2700 रुपए में खरीद की कही, आज तक 2700 में नहीं खरीदा। बीकानेर संभाग में नहर का पानी बंद होने से किसान धरने पे हैं। 450 में सिलेंडर की जो घोषणा की, लोग सब्सिडी के लिए घूम रहे हैं। एसटी कोष में आपने 1750 की घोषणा कर दी, करोड़ रुपए की, 1750 करोड़ की घोषणा कर दी, लेकिन पिछले बार के 1500 करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसी प्रकार से आरसीडीएफ को दूध बेचने पर 5 लीटर की सब्सिडी है, 4 महीने हो गए लोगों को, पशुपालकों को पैसा नहीं मिल रहा है। और जयपुर के अंदर आपने 2173 करोड़ रुपए के 4 फ्लाईओवर, 3 एलिवेटेड, 3 आरओबी, 1 अंडरपास की घोषणा की। सिर्फ 160 करोड़ रुपए जारी हुए हैं और 2 प्रोजेक्ट के ही टेंडर हुए हैं, सारा सब पेंडिंग है। श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के 100 करोड़ की घोषणा थी, कुछ नहीं हुआ। पीएम मातृ योजना में वित्तीय सहायता 5000 से 8000 की जाएगी, किंतु सिर्फ 6500 ही किया है। प्रत्येक संभाग में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोलने की घोषणा की, लेकिन वो तो छोड़िए, अभी तक आरयूएचएस में ये इंस्टीट्यूट नहीं खुल पाया है। वीसी तक की नियुक्ति आप लोग नहीं कर पाए हैं। आपने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की, कोई पता नहीं। आपने वादा किया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 13000, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500, सहायिकाओं को 6500, आशा कार्यकर्ताओं को 6000 दिया जाएगा मानदेय, वो अब तक पूरा नहीं। आप कहते थे जो किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं उनको मुआवजा देंगे, 1 रुपया किसी को दे दिया हो तो आप बता दीजिए। आपने कहा था कि पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर श्वेत पत्र लेके आएंगे, वो आपने अभी तक जारी नहीं किया, उसको जारी कीजिए। ये मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा। और हमारे यहाँ पे लास्ट में 1 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, मेरा समय थोड़ा ऊपर हो गया। आपने मिनिमम गारंटी एक्ट इनकम का राजस्थान के अंदर बना है, वो लागू नहीं किया। गिग वर्कर कानून, जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी राजस्थान की बढ़ाई हुई है, उसके नियम लागू नहीं किए। भारत सरकार ने भी उसके लिए कहा है, आपने भी बजट के अंदर 250 करोड़ रुपए किए हैं, लेकिन वो कानून अभी लागू नहीं हुआ। राइट टू हेल्थ जो कानून हमने बनाया वो लागू नहीं हुआ। और किसान ऋण सहायता राहत आयोग हमने बनाया, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए। यही बात मैं कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में मैं धन्यवाद देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको, जो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। ये बजट एक प्रकार से नीरस, पूरे प्रदेश को भ्रमित करने वाला, आंकड़ों का मायाजाल, धरातल पे कुछ नहीं है और हर राजस्थानी को 1-1 लाख के कर्जे में डुबोने वाला बजट है। इस बजट की मैं निंदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय वित्त मंत्री जी।